Jai Hind and good morning to all of you. Today we will start the first chapter of chemistry of 11th class, and first chapter is some basic concept of chemistry. So we will start that chapter with the definition of chemistry. Chemistry क्या है, पहले हम ये जानते हैं और फिर उसके बारे में उसकी हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे. ओके, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम बेसिक कॉन्सेप्ट. जो हमें केमिस्ट्री को डिटेल में पढ़ने के लिए उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जानना ज़रूरी है, जो आपने अपने प्रीवियस ईयर्स में भी पढ़ा होगा, यानी 9th-10th में भी आपने जो पढ़ा है उनको हम रिवाइज करते हुए आगे जाएंगे. ओके, सो व्हाट इज़ केमिस्ट्री? डेफिनेशन इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज़. ब्रांच है ये साइंस की जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? प्रिपरेशन, यानी केमिकल्स के बारे में स्टडीज़ करेंगे, उसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेज इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री. यानी ऐसी मटेरियल सब्सटेंस, यानी हम केमिकल्स के बारे में स्पेशली डिस्कस करेंगे, उनके प्रिपरेशन यानी वो कैसे बनाए जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है यानी उनका स्टेट क्या है, फिज़िकल स्टेट और केमिकल रिएक्शंस, उनकी प्रॉपर्टीज़, और उनके स्ट्रक्चर यानी उनका शेप कैसा है, उनकी बॉन्डिंग कैसी है, 3D स्ट्रक्चर में वो किस शेप के होते हैं, उनके बीच बॉन्ड्स में बॉन्ड एंगल कैसा होता है, एंड रिएक्शन ऑफ मटेरियल सब्सटेंस, यानी वो रिएक्ट करते हैं, किन किन चीज़ों से रिएक्ट करते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, वाटर से रिएक्ट करते हैं, एसिड या बेस से रिएक्ट करते हैं. ठीक है, इनको हम बोलते हैं उनके रिएक्शन होने के बाद, यानी वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं. यानी एक केमिकल और भी कई केमिकल्स बनाने में यूज़ होता है. तो ऐसी सारी चीज़ों की स्टडी करने को हम बोलते हैं केमिस्ट्री. ओके, यानी साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम मटेरियल सब्सटेंसेस की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस, उनके सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं, उसे हम बोलते हैं केमिस्ट्री. ओके, सो साइंस कंटिन्यूइंग ह्यूमन एफर्ट टू सिस्टमेटाइज नॉलेज. अब देखिए, सिस्टमेटाइज नॉलेज, ह्यूमन एफर्ट्स, यानी पहले हम क्या करते हैं, चीज़ों को सर्च करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, नॉलेज कलेक्ट करते हैं, फिर हम उसे सिस्टमेटाइज वे में प्रोवाइड करते हैं. यानी कि कोई भी चीज़ होती है उसका कॉन्सेप्ट पता करते हैं कि ये चीज़ है तो ये क्यों है, इसके अंदर क्या है, और फिर वो सारी चीज़ों को हम कैटेगराइज करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप समझने के लिए पीरियोडिक टेबल ले सकते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स थे, उनको पहले सर्च किया गया, यानी वो जब मिले डिस्कवर करने के बाद उन्हें कैटेगराइज किया गया कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है. फिर कुछ ऐसे मेटलॉइड्स भी थे जिनमें दोनों प्रॉपर्टी थी. फिर उन सब को हमने कैटेगराइज करके पीरियोडिक टेबल रेडी किया है, जो सिस्टमेटिक वे में हम अब सारे एलिमेंट्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं, और एक सिस्टमेटिक वे में हम जान सकते हैं कि उनकी हम एक साथ स्टडी करने के लिए उनकी प्रॉपर्टीज़ को मैच करा सकते हैं, और एक जनरल ट्रेंड्स हैं कि किस तरफ मूव करने पर उनकी प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती हैं. ओके, सो फॉर डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर, नेचर में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं उनको हम कैसे एक्सप्लेन करें, कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, कौन किससे रिएक्ट करता है, किसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो कौन सा नया कंपाउंड फॉर्म हो रहा है. ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन को भी हम इससे डिस्कस कर सकते हैं कि कौन कौन सी गैसेस हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारी चीज़ें हैं बहुत सारे. ओके, जिसमें हम केमिकल्स की स्टडी करके उनको भी सॉल्व कर सकते हैं. प्रेजेंट नेचर एंड चेंजेस इन देम इन डेली लाइफ, यानी जो हमारी सराउंडिंग में, जो हमारे आसपास केमिकल्स हैं या जो रिएक्शंस हो रही हैं, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में देखिए, रेस्पायरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, उनको भी हम देखेंगे तो उसमें भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, गैसेज हैं और कुछ केमिकल्स इन्वॉल्व हैं. ओके, तो एंजाइम और हार्मोन्स का जो रोल है हमारी बॉडी में, बॉडी के रिएक्शंस में, उस वो भी क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं. उन केमिकल्स में कौन सी चीज़ ज़्यादा हो जाती है, कौन सी चीज़ कम हो जाती है, यानी एक्सेस अमाउंट या डिफिशियंसी होने से. विटामिन के भी देखिए, एक्सेस होने से, डिफिशियंसी होने से, दोनों से ही प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है, एक प्रॉपर बैलेंस में होना चाहिए, इम्बैलेंस होते ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. तो हमें इन चीज़ों की भी स्टडी करना चाहिए, और इनके बारे में नॉलेज होने के बाद ही हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट इज़ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट.
ओके, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। सो वी विल स्टार्ट इट्स हिस्ट्री। केमिस्ट्री के बारे में हम बात करें कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई। ओके, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आप सोचिए केमिस्ट्री के बारे में आप जानते हैं, अब केमिस्ट्री कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ होगा, कैसे शुरुआत हुई होगी कि केमिस्ट्री भी हमें पढ़ना चाहिए, केमिस्ट्री एक अलग ब्रांच है जिसमें हम इनके बारे में स्टडी करें। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले आता है हमारे दिमाग में कि केमिस्ट्री में आपने जो पढ़ा है कि जो वैद्य होते थे, वैद्य या हकीम होते थे, वो प्लांट्स से यानी लीव्स, बार्क, फ्रूट, सीड, ओके, स्टेम, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके वो डिजीज़ को दूर करते थे। तो लोगों को बहुत ट्रस्ट हो जाता था उन पे कि इन्होंने बहुत अच्छी नॉलेज है। ओके, लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे, रिस्पेक्ट करते थे कि ये वैद्य हैं, ये हकीम हैं, उनके पास हर बीमारी का इलाज है। तो वो इलाज कैसे करते थे? उनके पास नॉलेज थी, ठीक है। तो केमिकल्स की नॉलेज थी, या मतलब उन्हें पता था कि कौन से प्लांट के कौन सा पार्ट किस प्रॉब्लम में देना चाहिए। तो यहाँ और ये बात देखिए, ये है कॉल्ड रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र, रसायन मीन्स केमिकल, और शास्त्र का मतलब होता है जिसमें कोई फैक्ट लिखा होता है, ठीक है, जो चीज़ें, जो सच लिखा होता है, बहुत ऐसा सच, ऐसा ट्रुथ, ठीक है, ऐसा फैक्ट लिखा होता है जो आपको आसानी से नहीं मिलता, ठीक है, जो बहुत सालों से कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, या बहुत सालों से लोगों की जो ट्रेडिशनली यूज़ करते थे, तो उसे हम कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है, यानी कि एक बहुत बड़ा फैक्ट है जिसे आपको एक्सेप्ट करना ही है। तो ऐसी चीज़ों में रसायन शास्त्र में क्या सबसे पहले आता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है मेटलर्जी, ठीक है। मेटलर्जी यानी सबसे एंशियंट टाइम में, इन एंशियंट इंडिया, मेटलर्जी का यूज़ किया गया था। यानी मेटल्स हमेशा से यूज़ हो रहे थे, औजार बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में, ज्वेलरी वगैरह में भी। तो मेटल तब से यूज़ हो रहे हैं, और कौन कौन से मेटल स्पेशली यूज़ होते थे पुराने टाइम में? कॉपर एंड आयरन मेनली, ठीक है, उनका एक्सट्रैक्शन इन्हें पहले से पता था। मेटलर्जी ऑफ कॉपर एंड आयरन कॉमन था, जो पहले से लोगों को पता था। उससे भी पहले अगर हम बात करें तो देखिए, कॉस्मेटिक एंड डाइज़ के बारे में भी लोगों को नॉलेज थी। कॉस्मेटिक्स में जैसे आप बोलेंगे कॉस्मेटिक में क्या हो सकता है, तो आज के टाइम में भी एलोवेरा इज़ वेरी फेमस, कि वो अगर आप यूज़ करते हैं अपने स्किन पे, हेयर पे, या ऐसी चीज़ों में, तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और वो बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो कॉस्मेटिक्स के लिए भी चीज़ें पहले से पता थी कि ये रिस्पॉन्सिबल होगी, ये प्लांट में ये चीज़ होती है जिसकी वजह से हम उससे यूज़ करते हैं और उससे बहुत फ़ायदे होते हैं। डाई कलर के लिए यूज़ करते थे पुराने टाइम से, जो भी वो भी नेचुरल था, ठीक है, नेचर से जो कलर्स मिलते हैं। वेरी ओल्ड पॉटरी, यानी मिट्टी के बर्तन यूज़ होते थे पहले के टाइम में। जब पास्ट में आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि पहले के लोगों के बारे में स्टडी किया जाता है, जबकि वो लोग कैसे रहते थे, उन लोगों ने क्या यूज़ किया, उनके बिलोंगिंग्स में सर्च करते हैं तो मिलता है कि वो मिट्टी के बर्तन यूज़ करते थे। तो उसको मोल्ड करना, यानी किस शेप में देना है, ठीक है, किस शेप में यानी उनको बनाना है, फिर उसे हीट करते थे। तो क्ले में भी क्या है? केमिकल्स हैं, ठीक है, मिट्टी में भी क्ले बना के कितने कंटेंट में क्ले, कौन सी चीज़ मिलानी है क्ले बनाकर, फिर उसे हीट करना होता था कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे आप हीट करेंगे तो वो स्ट्रेंथ मिलती है। ऐसे ही आप ब्रिक बनाते हैं, ठीक है, जो तब भी देखिए क्ले एंड ब्रिक भी है, ब्रिक्स भी बनाते थे। तो यानी कि ये नॉलेज उन्हें पहले से थी कि इन केमिकल्स का यूज़ हम कर सकते हैं, जो कि एक हार्ड मटेरियल बनाए, हार्ड सब्सटेंस होगा, जो स्ट्रेंथ उसको प्रोवाइड कराने के लिए हमें हीट भी करना होता है। तो जिप्सम, सीमेंट, हैव लाइम, सैंड एंड ट्रेसेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है CaCO3। सैंड में क्या होता है? सिलिका, ओके, सिलिकेट्स भी होते हैं। जिप्सम में, जिप्सम का फॉर्मूला आपको पता होगा, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 डॉट 2H2O। ओके, तो ये सारी चीज़ें पहले से भी यूज़ हो रही थी, जो आज भी यूज़ होती हैं। यानी कि हमें हमेशा अपने बैकग्राउंड में जाके हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ें यूज़ होती थी, उसे हम मॉडिफाई करके फिर अपने यूज़ में आज के टाइम में भी लाते हैं, और मॉडिफाई करते करते उसमें हम उसके बेटरमेंट के लिए उसको मॉडिफाई करते हैं और उसकी कई सारी वैरायटी बना लेते हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट इज टैनिंग ऑफ लेदर। टैनिंग ऑफ लेदर एंड प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी, यानी NaCl जो नमक है वो कहाँ से मिलता है? सी वाटर से, समुद्र के पानी से NaCl हम इवापोरेट करा के कलेक्ट कर लेते हैं।
ये भी पहले से होता है। टैनिंग ऑफ लेदर, लेदर इंडस्ट्री में लेदर को हम कैसे कौन से केमिकल्स यूज़ करके प्रोसेसिंग से बनाते हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन से केमिकल यूज़ होते हैं, ये पहले ही यानी पास्ट टाइम से, बहुत पुराने टाइम, कई सालों पहले से ये सारी चीज़ें होती रही थी। यानी उन्हें केमिकल्स की और केमिकल रिएक्शंस की नॉलेज पहले से थी कि हमें ये चीज़ मिलाने से ये वाली प्रॉपर्टी उसकी हम बढ़ा सकते हैं और ये वाली प्रॉपर्टी घटा सकते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से प्रोसेस करने हैं, ये पहले से लोगों को पता था। Alkalis, sulfuric acid, nitric acid. Alkalis means bases. H2SO4 is sulfuric acid, HNO3 is nitric acid. All of you know this. Okay. Gunpowder mixture, gunpowder mixture and firework. Firework में स्पेशली क्या क्या यूज़ किया जाता था, ठीक है, पटाखे वगैरह बनाने में, जो ऐसी चीज़ें बनाने में, विद सल्फर, चारकोल, मरकरी, कैम्फर, KNO3। ओके, पोटेशियम नाइट्रेट है KNO3। तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती थी। तो उनका कॉन्स्टिट्यूएंट भी, यानी कौन कौन से कंपोनेंट्स थे, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या था, कैसे मिलाते थे, ये भी पहले से लोग यूज़ करते आ रहे हैं। मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर एक्सट्रैक्शन भी पहले से स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। लोग कैसे उस मेटल को सेपरेट करते थे और वो ज़्यादा कॉस्टली थे या कहाँ से मिलते थे, उन्हें किस प्रोसेस से सेपरेट करते थे, ये चीज़ें भी पुराने टाइम से करते आ रहे हैं लोग। अब देखिए, इसमें इन प्रोसेसेस में मेटलर्जी में ओवन, फर्नेस और क्रूसिबल का यूज़ करते हैं। ओवन आप जानते हैं, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए ओवन यूज़ करते हैं। फर्नेसेस का मतलब होता है भट्ठी, ठीक है, भट्ठी का मतलब भी होता है जिसमें हम बहुत हाई टेम्परेचर यूज़ करते हैं, ठीक है, मेटलर्जी प्रोसेस में भी यूज़ किया जाता है इसका। और फर्नेस में आप जो यूज़ करेंगे ओवन में या फर्नेस में, तो उसमें आपको कोई ऐसा मटेरियल चाहिए, देखिए यहाँ पे इस टाइप की कोई मटेरियल होगा जिसमें आप थोड़ा सा सैंपल रख कर उसे ओवन में रख देंगे ताकि वो हीट अप हो रहा है। तो अगर बहुत हाई टेम्परेचर पे इसे आपको हीट करना है, तो ये वाला जो आपने यूज़ किया है बाउल जैसा होता है, ठीक है, ये जैसे आप जानते हैं कप होता है, इमेजिन करने के लिए आप जाने कि मिट्टी का बर्तन होता है, कप होता है, ठीक है, या बाउल होता है ऐसा। पिस्टल मोर्टार, जिसमें दवाएं भी यूज़ की जाती हैं। पिस्टल मोर्टार जानते हैं, ऐसी चीज़ें जिसमें हम क्रश कर सकते हैं किसी चीज़ को। तो ये जो जिस मटेरियल का बना होता है वो क्रूसिबल होता है, यानी कि वो भी थर्मली स्टेबल होना चाहिए। थर्मली स्टेबल का मतलब हाई टेम्परेचर पे भी वो ना ही मेल्ट होना चाहिए और ना ही वो उस मटेरियल से रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो उन्हें हम बोलते हैं क्रूसिबल्स। ये लैब में जब हम जाएंगे तो मैं आपको ऐसा मटेरियल दिखाऊंगा, ठीक है, ये अवेलेबल है। सोप बाय महुआ, यानी सोप बनाते थे जो स्टार्टिंग में, वो क्या था, महुआ क्या है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा है। सैपोनिफिकेशन यानी सोप फॉर्मेशन में हम फैट या ऑयल का यूज़ करते हैं एल्कली के साथ। तो महुआ में भी वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ऑयल ऑफ एरंड यूज़ किया जाता है, ऑयल या फैट, और कैल्शियम कार्बोनेट भी यूज़ किया जाता था। तो पुराने टाइम से सोप जैसी चीज़ें बनाने में इनका यूज़ होता था, जो कि बेसिक कंपोनेंट्स आज भी वैसे ही होते हैं, मैचिंग हैं, ठीक है। जो मैंने बताया आपको कि फंक्शनल ग्रुप स्पेशली वही होना चाहिए, बाकी कार्बन चेन में वैरी कर सकते हैं आप नंबर्स। ग्लूटिनस मटेरियल यूज्ड फॉर पेंटिंग वॉल एंड रूफ्स, यानी ग्लूटिनस मटेरियल क्या होता है, एक जैसे बोलते हैं ग्लू, ठीक है, जो आप यूज़ करते हैं ग्लू चिपकाने के लिए। ग्लूटिनस का मतलब कोई चिपचिपा सब्सटेंस ऐसा होता है, जो आप चावल के पानी को भी बोल सकते हैं, मार्ड बोलते हैं जिसे, ठीक है। ऐसी चीज़ों का यूज़ किया जाता था वॉल एंड रूफ पे, पेंटिंग्स में या डिज़ाइन बनाने में भी, जिसमें हम यूज़ करते थे ये लोग, ह्यूमन बीइंग जो पुराने टाइम में थे, लीव्स, सीड्स, बार्क, फ्रूट एंड सीड्स, ठीक है। इस टाइप की जितनी भी चीज़ें थी उनसे वो मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते थे, प्लांट मटेरियल से। ग्लूटिनस मटेरियल उसको बोलते हैं, ठीक है। वो वॉल को कैसे बनाते थे, शेप देने में और उसमें शाइनिंग लाने में वो काफ़ी अच्छा माना जाता था। इंक और डाई, इंक और डाई दोनों ही कलरफुल सब्सटेंस है, ये भी नेचुरल सब्सटेंसेस से मिलता था, यानी प्लांट से, जो पहले से इन्हें नॉलेज थी। कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर, फिर देखिए इन सारी चीज़ों को जानने के बाद एक टाइम के बाद आया जब कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर आ गया, कि इन्हें पता चल गया कि कोई भी चीज़ जो बनी हुई है वो क्या करती है, किसी ना किसी चीज़ के कंबाइन होने से वो चीज़ बन रही है। यानी मैटर की डेफिनेशन आप जानते हैं, मैटर की डेफिनेशन है दैट विच ऑक्युपाइज स्पेस,
ओके, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस, यानी कोई भी ऐसी चीज़, वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, यानी हर चीज़ का कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, कुछ छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बना होगा। ओके, वो क्या होता है? पार्टिकल्स, छोटे छोटे आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं जो कंबाइन होते हैं, मैटर बनता है। सो वेरी स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स, तब के टाइम में ही देखिए ये कंक्लूजन दिया गया था कि वो कोई भी मैटर बनता है वेरी स्मॉल इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मतलब जिसको सब, आप किसी चीज़ को क्रश करते जाएं तो छोटे 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 पार्ट्स में होते होते वो बहुत छोटे पार्ट में सबसे लास्ट में जो आएगा वो क्या होगा? इनडिविजिबल, यानी अब उसको और ज़्यादा छोटे पार्ट में तोड़ा नहीं जा सकता। तो इन्होंने कहा कि वेरी स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो जब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आ जाएगी तो इन्होंने एटम को स्मॉलेस्ट यूनिट तब मान लिया था, उसको बोला था क्या? एटम को क्या बोलते हैं? परमाणु भी बोलते हैं तब के टाइम में, ठीक है। ये कहा गया एटम को कि वो स्मॉलेस्ट यूनिट है और इनडिविजिबल है। एंड ऑल सब्सटेंसेस इज मेड ऑफ इट, यानी कोई भी चीज़, जितनी भी चीज़ें हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, सब में ये चीज़ पाई जाती है और इसी से मिलके सब कुछ बना है। एंड दे इंट्रैक्ट टू कंबाइन, और ये आपस में किस तरह इंट्रैक्ट करती हैं? उन्हीं के कंबाइन होने से, इंट्रैक्ट होने से ये सॉलिड लिक्विड गैसियस स्टेट में हो सकते हैं, जो कि फैक्ट है, जो आज भी हम पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो some other points also there, that भस्म क्या होता है? हैव नैनो पार्टिकल्स ऑफ मेटल। देखिए, भस्म हैव नैनो पार्टिकल ऑफ मेटल। भस्म यूज़ किया जाता था पहले बहुत सारी चीज़ों के इलाज में, ठीक है, जिसको बहुत अच्छा माना जाता था, बहुत हेल्दी माना जाता था कि इसका यूज़ करने से आप में कोई भी इम्प्योरिटी है तो वो भी दूर हो सकती है। तो भस्म को बहुत अच्छी चीज़ मानते थे, भस्म बनाने को। और भस्म में बाद में आपने जब पता किया गया, इसमें पता चलने के बाद पता चला कि इसमें मेटल्स के नैनो पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। नैनो पार्टिकल क्या होता है? बहुत स्मॉलेस्ट, यानी नैनो साइज़ का मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल। और किसी भी चीज़ के अगर छोटे छोटे पार्टिकल नैनो फॉर्म में आ जाते हैं, नैनो साइज़ में आ जाते हैं, नैनो रेंज में आ जाता है कुछ भी, तो उसकी प्रॉपर्टी पहले से बहुत इम्प्रूव हो जाती है, वो बहुत बेनिफिशियल और यूज़फुल हो जाता है, ठीक है, इसके एडवांटेजेस बढ़ जाते हैं। बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर, सॉरी टी यहाँ मिस हो गया है, सो यू हैव टू राइट डबल टी। बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर इज़ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो किसी भी मैटर में आपको क्या मिलेगा? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम आप जानते हैं, एटम जैसे हाइड्रोजन एटम क्या है? H, ऑक्सीजन एटम इज़ O। बट मॉलिक्यूल की बात करें तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज़ H2। दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन होते हैं तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है H2, एंड ऑक्सीजन के दो कंबाइन होंगे तो O2। और फिर इसमें आप डेवलपमेंट में देखिए, फिर क्या बात हुई, जब एटम और मॉलिक्यूल पता चल गया कि हाँ ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं, इसी से कोई भी मैटर बना है, देन यू हैव टू काउंट देम एंड मेजर टू कैलकुलेट मास, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। उनका मास क्या है, वॉल्यूम क्या है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मोल कॉन्सेप्ट का। मोल कॉन्सेप्ट में आपको याद होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा है, फिर हम पढ़ेंगे इसको। मोल और Na क्या है? एवोगाद्रो नंबर। तो एवोगाद्रो नंबर यानी किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में एवोगाद्रो नंबर के बराबर क्या होता है? एटम, पार्टिकल्स या नंबर ऑफ आयंस, ठीक है। किसी भी चीज़ के 1 मोल में एवोगाद्रो नंबर के बराबर एटम, मॉलिक्यूल या आयंस प्रेजेंट होते हैं। और एवोगाद्रो नंबर क्या है? रिवीजन के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, 6.022 into 10 to power 23. This is Avogadro number. Okay, okay students, so we will discuss some other points in next slide और नेक्स्ट लेक्चर। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। इसको आपको कॉपी में लिखना है और इसको रिवाइज करना है। ओके, थैंक यू।